हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मानव द्वारा संपन्न वैसी गतिविधियाँ जिनमें आर्थिक क्रियाकलाप के तत्व विद्यमान हो आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती है। फिर से पढ़ते हैं। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियाँ जिनमें आर्थिक क्रियाकलाप के तत्व विद्यमान हो आर्थिक गतिविधियाँ कहलाती है। अर्थशास्त्र इन सभी गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र जहाँ एक विषय है, वहीं अर्थशास्त्र इस विषय का किसी क्षेत्र विशेष में सक्रिय स्वरूप भी है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की अवधारणाओं और सिद्धांतों का किसी देश या राज्य में वास्तविक कार्य रूप है। अर्थशास्त्र का अर्थ मानव समाज की समस्त उत्पादन तथा विनियोग प्रक्रिया से है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच का संबंध सामान्य रूप से सिद्धांतों और अभ्यास के रूप में देखा जा सकता है। अर्थशास्त्र बाजार के सिद्धांतों, रोजगार इत्यादि की बात करता है, जबकि खास क्षेत्रों में सिद्धांतों को अपनाने के बाद की वास्तविक तस्वीर होती है। अर्थव्यवस्था राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समेकन तथा संयोजन है। अब आइए पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा। आर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी संप्रदाय अथवा राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय जरूरतों की संतुष्टि के लिए अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। अब है बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार की अर्थव्यवस्था का अभिप्राय बिहार के आर्थिक विकास से है, जिसके आधार पर यहाँ के निवासियों की मानवीय ज़रूरतों की संतुष्टि के लिए बिहार में व्याप्त संसाधनों का उपयोग करता है। आगे है बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि से संबंधित क्रियाकलापों और कृषि आधारित उद्योगों पर निर्भर करती है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी वर्ष 2010 के बाद के वर्षों में बिहार का आर्थिक वृद्धि दर देश के प्रमुख विकसित राज्यों की अपेक्षा कहीं अधिक रही है। यही कारण है कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2018 से 2019 में 28,668 रुपये थी, जो 2019 से 20 में 31,287 रुपये हो गई। हालांकि राष्ट्रीय औसत से अब भी यह काफ़ी कम है। अभी राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का लगभग 32.9% है। यह अंतिम अनुमान 2019-20 से लिया गया है। आगे है बिहार की विकास दर 7.6% है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.8% से कहीं ज़्यादा है। आगे है तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट 2015-16 के अनुसार बिहार की विकास दर 6.6% हो जाने के बावजूद बिहार की समग्र गरीबी 33.7% है। इनमें शहरी गरीबी 31.2% तथा ग्रामीण गरीबी 34.1% है। आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार में गरीबी का फैलाव ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। बिहार की कुल जनसंख्या का 88.70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि मात्र 11.3% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती है। अब है बिहार की अर्थव्यवस्था का एक अवलोकन।
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दरों की बात करें तो 2019-20 में बिहार के लिए यह 10.5% था, जबकि संपूर्ण भारत के लिए यह 4.2% रही थी। बिहार की अर्थव्यवस्था में यह सराहनीय प्रदर्शन 2018-19 में भी देखा गया था, जब इसकी वृद्धि दर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के 6.1% के मुकाबले 9.3% थी। अब है राज्य सरकार ने अनेक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया है, जिनमें 3 सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, बिहार कृषि रोड मैप 3, जो कि 2017 से 2022 के बीच है। वहीं दूसरा है बिहार कौशल विकास मिशन और तीसरा है 7 निश्चय, जिसमें लोगों के जीवन की गुणवत्ता के प्रमुख पक्षों को शामिल किया गया है। अब है जनसांख्यिकी विवरण। वर्ष 2011 में बिहार की जनसंख्या 10.14 करोड़ थी, जो भारत की 121.06 करोड़ जनसंख्या का 8.60% होती है। राज्य का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत की जनसंख्या घनत्व का लगभग 3 गुना है। जनसंख्या का ऐसा उच्च दबाव राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक महसूस होता है। यहाँ जमीन लोगों की जीविका का मुख्य माध्यम है। राज्य में शहरीकरण मात्र 11.3% है, जो देश के शहरीकरण की 31.2% दर से बहुत कम है। राज्य में शहरीकरण की गति बहुत धीमी है। 2001 से 2011 के बीच बिहार में शहरों की संख्या 130 से 53.1% बढ़कर 199 हो गई है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था 25.1% बढ़ी, जबकि राष्ट्रीय औसत 17.6% ही थी। अब यहाँ आपको एक तालिका दी गई है, जिसमें आपको 2011 से 12 के अस्थिर मूल्य पर मुख्य क्षेत्रों और समग्र अर्थव्यवस्था की क्षेत्रगत वृद्धि दरें के बारे में दर्शाया गया है। हम लोग अभी 2019-20 का देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में बिहार 3.6% है, वहीं द्वितीयक क्षेत्र में 8.2 और तृतीयक क्षेत्र में 8.5 है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद बिहार का 10.5, जो कि भारत से भी अत्यधिक है। अब है उपरोक्त तालिका के आधार पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पादन की वृद्धि दरों की बात करें तो 2019-20 में बिहार के लिए यह 10.5% था, जबकि संपूर्ण भारत के लिए 4.2%। 2018-19 में भी बिहार की अर्थव्यवस्था का सराहनीय प्रदर्शन रहा था, जब इसकी वृद्धि दर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के 6.1% के मुकाबले 9.3% थी। बिहार की अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर को 3 प्रमुख क्षेत्रों के लिए क्षेत्रगत वृद्धि दरों का अवलोकन करने पर तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों से अधिक तेजी से बढ़ता दिखता है। अब आगे है अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलाव। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का ऐतिहासिक अनुभव रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में 3 प्रमुख अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के आउटपुट में हिस्सों के लिहाज से ढांचागत संरचना में बदलाव आता है। यह बिल्कुल प्रत्याशित होता है, क्योंकि आर्थिक स्तर में वृद्धि होने पर मांग का पैटर्न बदल जाता है, इसलिए कि अतिरिक्त आय का द्वितीयक क्षेत्र की वस्तुओं और तृतीयक क्षेत्र की सेवाओं पर अधिक व्यय किया जाता है। बिहार में आउटपुट की क्षेत्रगत संरचना की जांच करने पर भी यही पैटर्न दिखता है। बिहार की अर्थव्यवस्था की
3 प्रमुख क्षेत्रों अर्थात प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों पर विचार करने पर नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में लगातार गिरावट आई है, जो 2013 से 14 के 23.4% से घटकर 2019-20 में 19.5% रह गई। यही द्वितीय क्षेत्र के हिस्से में मामूली बदलाव आया है, जो 2013 से 14 के 19.3% से 2019-20 में 20.3% हो गया। परंतु तृतीय क्षेत्र के हिस्से में निसंदेह उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2013 से 14 के 57.3% से बढ़कर 2019-20 में 60.2% हो गया। इसी तरह क्षेत्रगत वर्गीकरण पर गौर करने से यह स्पष्ट होता है कि फसल क्षेत्र का हिस्सा 2013 से 14 में 14.2% था, जो घटकर 2019-20 में 9.7% रह गया। वहीं सकल राजकीय मूल्यवर्धन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है। इससे स्पष्ट होता है कि सकल राजकीय मूल्यवर्धन में शहरी क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा है। अब है क्षेत्रीय विषमता। प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में राज्यों के बीच जिस तरह से असमानता मौजूद है, बिहार के जिलों के प्रति आय की तुलना करने पर उनके बीच भी वही परिघटना देखी जा सकती है। बिहार में जिलों के लिए प्रति व्यक्ति आय का सबसे हाल का अनुमान 2017-18 से संबंधित है। बिहार के 3 सर्वाधिक उन्नत जिले पटना, बेगूसराय और मुंगेर है। वहीं आर्थिक रूप से सबसे प्रतिकूल स्थिति वाले जिले शिवहर और अररिया हैं। बिहार में विभिन्न जिलों के प्रति व्यक्ति आय के अनुमान अपेक्षाकृत पुराने हैं, इसलिए आर्थिक स्थिति में हाल ही के विषमताओं की जानकारी के लिए विभिन्न जिलों में पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की खपत के सूचक पर विचार किया जा सकता है। अगर किसी जिले में खपत का हिस्सा उसकी आबादी के हिस्से से अधिक है तो उस जिले का अपेक्षाकृत समृद्ध जिला कहा जा सकता है। इस मापदंड का उपयोग करके तीनों पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के मामले में 3 सर्वाधिक समृद्ध और 3 सबसे पिछड़े जिलों के नाम है तालिका से स्पष्ट होते हैं। आप यहाँ तालिका देख सकते हैं कि बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और पिछड़े जिले मापदंड है पेट्रोलियम। 3 शीर्षस्थ जिले हैं पटना, मुजफ्फरपुर और वैशाली। वहीं डीजल में 3 शीर्षस्थ जिले हैं पटना, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर। और एलपीजी में पटना, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय 3 शीर्षस्थ अर्थात टॉप पर जिले हैं। वहीं लघु बजट में पटना, सारण और नालंदा है, जबकि 3 सबसे पीछे के जिले हैं लखीसराय, बांका और नवादा। ये पेट्रोलियम में है। डीजल में शिवहर, मधुबनी और बांका। एलपीजी में अररिया, किशनगंज और बांका, जबकि लघु बजट में पश्चिम चंपारण, किशनगंज और अररिया है। कि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के लिहाज से पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली और बेगूसराय राज्य में अपेक्षाकृत समृद्धि जिले हैं। वहीं सबसे पिछड़े जिले लखीसराय, बांका, नवादा है। बिहार में क्षेत्रीय आर्थिक विषमता पर कुछ आर्थिक जानकारी के लिए डाकघरों और लोक भविष्य निधि में रखी गई लघु बचत की जमा राशियों का भी विश्लेषण किया जा सकता है। जनसंख्या में हिस्से के साथ बचत में हिस्से की तुलना करने पर जिलों की सापेक्ष समृद्धि का पता चलता है। तुलना से स्पष्ट होता है कि पटना, सारण और नालंदा इस लिहाज से बिहार के सबसे समृद्ध जिले हैं। वहीं इसके आधार पर किशनगंज, शिवहर और अररिया आर्थिक लिहाज से सबसे प्रतिकूलता ग्रस्त दिखते हैं। अब आगे है
थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समय के साथ मूल्यों में अंतर के रुझान और मुद्रास्फीति की दर को सूचित करते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक पूरे देश के लिए उपलब्ध होता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक मजदूरों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए पूरे देश के साथ साथ सभी राज्यों के लिए भी अलग अलग उपलब्ध होते हैं। इन सूचकांकों की आधार वर्ष भिन्न है। थोक मूल्य सूचकांक के लिए 2004 से 5, औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2000 से 2001, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण श्रमिकों दोनों के लिए 1986 से 87 है। अब आगे है ग्रामीण मजदूरों के मामले में बिहार में मूल्य वृद्धि पूरे भारत के मुकाबले कुछ धीमी है। औद्योगिक श्रमिकों के मामले में मूल्य वृद्धि बिहार और पूरे देश में लगभग समान रही है। हाल में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की है, जिसका आधार वर्ष 2011 से 12 है। इसमें थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोनों शामिल हैं। थोक मूल्य सूचकांक सिर्फ भारत के लिए उपलब्ध है, लेकिन सौभाग्यवश उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सभी राज्यों के लिए भी उपलब्ध है। साथ ही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग अलग अनुमान उपलब्ध हैं। संयुक्त मुद्रास्फीति दर बिहार में सबसे अधिक 9.80% थी, जबकि पूरे देश अर्थात भारत के लिए 6.93% रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की 9.4% दर देश में दूसरी सर्वाधिक दर थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 7.2% ही थी। शहरी क्षेत्रों में भी बिहार में मुद्रास्फीति की 12.2% दर राष्ट्रीय 6.7% से अधिक थी। ऐसा अंशतः विगत वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि दर के कारण हो सकता है। नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।